सबसे पहले बात करते हैं नायक की। क्या वाकई में नायक बनने को राहुल गांधी एक बार फिर से तैयार हैं? क्या फिर से जिम्मेदारी संभालने को राहुल गांधी तैयार हैं? नव संकल्प चिंतन शिविर में नजर आ रही तस्वीर, बैठकों में नजर आ रहे राहुल गांधी बेहद कॉन्फिडेंस। सोनिया गांधी के साथ राहुल मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेसी नेता भी इस दौरान राहुल के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल के फिर से अध्यक्ष बनने की चर्चा, युवा से लेकर बुजुर्ग नेता भी चाह रहे राहुल गांधी का नेतृत्व। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सीएटी के बारे में असाधारण आदेश। संविधान की धारा 142 लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सीएटी के 69 पदों में से 40 खाली हैं, इसलिए रिटायरमेंट पर रोक है। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी रिटायर नहीं होंगे मौजूदा सदस्य। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आदेश दिए हैं। 1985 में बना था सीएटी और इस समय सीएटी में 13,500 मामले लंबित हैं। देश में सीएटी की 19 बेंच हैं, 69 सदस्य हैं। फिलहाल सिर्फ 29 ही नियुक्त हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अप्रैल में सरकार ने जारी किए हैं 34 पद भरने के विज्ञापन। त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का इस्तीफा हुआ है और नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए ऐलान कर दिया गया है। शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो खबर मिलकर सामने आ रही है उसमें बिप्लब देब को राज्यसभा भेजने की चर्चा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कर्नाटक के दो नेताओं में सुलह हुई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पार्टी के चुनाव अभियान समिति प्रमुख एमबी पाटिल में खींचतान हुई थी। शिवकुमार ने पाटिल पर लगाया बीजेपी के मंत्री से मुलाकात का आरोप। बबलेश्वर के विधायक पाटिल ने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार कर दिया है। पाटिल ने दी थी इस मामले को पार्टी के मंच पर उठाने की चेतावनी। दोनों की चिंतन शिविर में हुई बातचीत, सिद्धारमैया ने करवाया समझौता और इस तरह कर्नाटक के दो नेताओं की राजस्थान में आपस में सुलह हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा नेता आजम खान का महत्व। पिछले करीब 2 सालों से अलग थलग सीतापुर जेल में आजम खान बंद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजम खान की दूरी और इसका फायदा उठाना चाहती है उत्तर प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियां। हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने आजम खान के पक्ष में ट्वीट किया, जल्दी सीतापुर जेल जाएगा बसपा का प्रतिनिधिमंडल। इससे पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आजम खान की पत्नी से मिले। इसके अलावा ओवैसी भी एआईएमआईएम में शामिल होने का प्रस्ताव दे चुके हैं। सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं मोहम्मद आजम खान, लेकिन 2 सालों से जेल में बंद हैं। दिया कुमारी के दावे पर शारजाह के कथित वंशज को ऐतराज है। दिया कुमारी ने कहा था, जयपुर राजघराने की जमीन पर बना है ताज। राजसमंद की बीजेपी सांसद है जयपुर राजघराने की दिया कुमारी। जवाब में प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने जारी किया एक वीडियो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल थे मुगल सल्तनत में शामिल। ऐसे में शाहजहां को नहीं थी जमीन खरीदने की जरूरत। खुद को शाहजहां का वंशज बताते हैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में 3 लोग बर्खास्त कर दिए गए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित, कुपवाड़ा के स्कूल शिक्षक मोहम्मद मकबूल हजाम, डोडा के पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल को बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए। आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया गया और कहते हैं कि घर के भेदी के बिना कुछ मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंक बढ़ा, सेना ने कंट्रोल किया और फिर से वहां आतंकी घटनाएं घट रही हैं। जाहिर है अंदर से ऐसे ही लोग होंगे जो उन्हें शह देते हैं और उसके बाद आतंकी घटनाएं होती हैं। सेना और सेना के कैंटीन स्टोर में राशन घोटाले का मामला। राशन खरीदी घोटाले में
सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेस विक्चुअलिंग यार्ड और पोर्ट ब्लेयर के लिए खरीदा गया था राशन। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेका दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है और उसकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने बाकायदा राशन खरीदी घोटाले में एफआईआर दर्ज कर दिया और इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 अन्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि बेस विक्चुअलिंग यार्ड और पोर्ट ब्लेयर के लिए जो राशन खरीदा गया उसके लिए पद का दुरुपयोग किया गया। यह पद का दुरुपयोग लेफ्टिनेंट कर्नल ने किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, यानी कि रिश्वत ली और उसके बाद ठेका दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दी 350 साल पुरानी इमारत को गिराने की मंजूरी। पटना में गंगा नदी के तट पर बनी कलेक्ट्रेट की इमारत 350 साल पहले पुर्तगालियों ने बनाई थी। यह भव्य इमारत ब्रिटिश सरकार गोदाम के रूप में इसका इस्तेमाल करती थी। इसको तोड़कर नया भवन बनाना चाहती है नीतीश सरकार। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को इससे ऐतराज है। वो नहीं चाहती कि इतनी पुरानी इमारत को तोड़ा जाए। इंडिया की पटना हाईकोर्ट में हेरिटेज इमारत को नहीं गिराने की मांग, लेकिन हाईकोर्ट ने मांग खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अपील की गई है। दरअसल बिहार सरकार के वकील ने कहा भवन की कोई हेरिटेज वैल्यू नहीं है, यानी कि पुर्तगाल ने उसे बनाया और स्टोर के तौर पर अंग्रेजों ने उस इमारत का इस्तेमाल किया। इससे ज्यादा उसकी कोई ऐतिहासिक वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इमारत गिराने की मंजूरी दी है और इस दौरान यह भी कहा गया कि हर पुरानी इमारत ऐतिहासिक नहीं होती है और हर इमारत को स्टोर करना, रिस्टोर रखना मुमकिन नहीं है और इसीलिए अब इसको तोड़कर नया भवन नीतीश सरकार बनाती हुई आने वाले वक्त में नजर आएगी। हालांकि मामला कोर्ट तक पहुंचा। बाकायदा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने ऐसा करने पर ऐतराज जताया कि आप इस इमारत को मत तोड़िए, लेकिन मांग को खारिज कर दिया गया। मांग को खारिज करने के दौरान कहा गया कि भवन की कोई हेरिटेज वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको डेमोलाइज कर दिया जाए, इसको गिरा दिया जाए और जो पटना सरकार चाह रही है कि इसकी जगह नई इमारत बने, उसकी मान लीजिए कि तैयारी अब बिहार सरकार करती नजर आएगी। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में बरखा दत्त के लेख की। बरखा दत्त लिखती हैं कि कोविड-19 मौतों के मामले में भारत को स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। महामारी से निपटने का श्रेय लेना चाहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन भारत में गिनने में नहीं आई मौतें सिर्फ गणित की संख्या नहीं। एक देश के रूप में भारत को सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। विश्व में गिनने में नहीं आई 90 लाख मौतों में 47 लाख भारत में, और सरकार के लिए WHO की रिपोर्ट का खंडन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बरखा दत्त ये लिखती हैं कि आंकड़ों के साथ शायद वो कहना चाहते हैं कि राज्यवार यह आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए कि कहां कितनों की मौत कोरोना की वजह से हुई और उनके परिवार को क्या कुछ आर्थिक स्थिति सहायता की गई है। क्योंकि WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया के भर के अंदर 90 लाख मौतें हुई और 47 लाख भारत में हुई। भारत सरकार ने हालांकि WHO की रिपोर्ट का खंडन कर दिया। राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट किया था, तो इस पर बीजेपी ने आरोप भी लगाया था और तंज भी कसा था कि WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों फैक्चुअली गलत। लेकिन ऐसा कहने से वैश्विक स्तर पर वो मैसेज नहीं जाता जो मैसेज जाएगा जब आप आंकड़ों को सार्वजनिक करेंगे और WHO की रिपोर्ट को उन आंकड़ों के आधार पर क्वेश्चन करेंगे और WHO के खिलाफ आप एक कठोर कदम उठाएंगे कि आपने भारत की छवि को खराब करने के लिए गलत आंकड़ों को पेश किया। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडू का हिंदी विरोधी बयान। 2 भाषाओं की नीति पर चल रही है राज्य सरकार। तमिलनाडु में हिंदी थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। नौकरी के लिए हिंदी सीखना जरूरी नहीं है। कोयम्बटूर में पानी पूरी बेचते हैं हिंदी बोलने वाले। भरतियार विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे पोनमुडी और दीक्षांत समारोह में राज्यपाल RN रवि भी मौजूद थे।
ममता बनर्जी के आलोचक की फिल्म को थिएटर में जगह नहीं। बंगाल सरकार के सभागार निंदन और सिनेमा सैनिटरी बिल्डिंग दोनों में अनिक दत्ता की फिल्म अपराजितों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। सत्यजीत रॉय को श्रद्धांजलि देते हुए अनिक दत्ता ने ये फिल्म बनाई है। ममता बनर्जी की सरकार का विरोध कर रहे हैं अनिक दत्ता। फरवरी 2019 में फिल्म के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया था। थिएटर से तुरंत हटा दी गई उनकी फिल्म बमियोत्या और भूत। और अब जिस तरीके से फिल्म के बाद सियासत होती है, फिल्म को लेकर सियासत होती है, जिस तरीके से कश्मीर फाइल को लेकर सियासत हुई, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को लेकर सियासत हो रही है। सवाल यह है कि सिनेमा को अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम माना जाता है। क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी भी अब इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी सत्तासीन पार्टी के नेता की आंखों को कितना सुकून पहुंचा रही है या कितना उसकी आंखों में चुभ रही है? अगर चुभेगी तो क्या आपको सिनेमा हॉल से नहीं मिलेंगे? और अगर आपकी वाहवाही के लिए फिल्म बनी है तो क्या उसको सारी स्क्रीन दे दी जाएगी? क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी पर भी सियासी चश्मा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री के पुत्र ने की सांसदों से बदसलूकी। आवास एवं शहरी मामलों की संसद की स्थायी समिति के सदस्य बुधवार को अगरतला के एक होटल में रुके थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजेपी के गौतम गंभीर रहे। इस घटनाक्रम की गवाह समिति के सदस्यों से प्रतीक किशोर देव बर्मन ने बदसलूकी की। सीसीटीवी में सांसदों से बदसलूकी करते प्रतीक नजर भी आ रहे हैं। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा के पुत्र हैं प्रतीक किशोर। और अब बात करते हैं ज्ञान व्यापी परिसर की, जिसमें आज सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तहखानों की चारों कमरों का सर्वे हो चुका है। 50% से ज्यादा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दोनों तहखानों की सर्वे में 3-4 कमरे मिले हैं। 3 कमरों की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कल भी सर्वे जारी रहेगा। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर कमरों का सर्वे होगा। कल मस्जिद के ऊपर के कमरों का भी सर्वे होगा। 52 लोगों की टीम मस्जिद में सर्वे कर रही है। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सर्वे टीम के पास अभी भी 2 दिन है, यानी कि 15 और 16 तारीख, क्योंकि 17 तारीख को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। सर्वे किया जा रहा है। अच्छी बात इस बार ये रही कि हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार दिक्कत खड़ी नहीं कर रहे, और मुस्लिम पक्षकार भी कह रहे हैं कि हिंदू पक्षकार दिक्कत खड़ी नहीं कर रहे। अगर सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण होता है और तमाम तथ्यों को सामने लेकर आया जाता है तो इतिहास से नए पन्नों का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि सबसे इतर असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की चोट हम खा चुके हैं। ज्ञान व्यापी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ का इस्तीफा हो गया है। जाखड़ ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीति की जा रही है और इस पर सवाल उन्होंने उठाए। इस्तीफे के ऐलान के बाद जाखड़ ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व चापलूसों से घिरा हुआ है, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जाखड़ ने सोनिया गांधी को कहा वो पूरे देश में राजनीति करे लेकिन पंजाब को बख्श दे। आतंकवाद के दौर में और 1984 में जब AK-47 भी पंजाब में धर्म और जात पात का भेदभाव ना कर सकी, उसे कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने चुनाव के वक्त कर दिया। आज मुझे उदयपुर में कांग्रेस की हालत देखकर तरस आ रहा है। कितने नेता चीयर लीडर्स और कितनी कड़वी और सच्ची बातें कहेंगे। जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बताया। बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की। AICC के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा की प्रेस वार्ता हुई। संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा सोशल एम्पावरमेंट कमेटी ने सबसे ज्यादा चर्चा की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान आया,
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं मिलेगा। हमारे पैनल में 70 लोगों ने हिस्सा लिया है। संवेदनशीलता और तन्मयता के साथ सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। सोशल जस्टिस संबंधित विषयों पर सुझाव आए हैं। SC ST अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। पार्टी संगठन में 20 से 50% रिजर्वेशन के लिए सुझाव आया और उस पर चर्चा की गई। SC ST और कमजोर वर्ग के लिए पैनल में कई सुझाव आए हैं। तमाम वर्गों को यह महसूस होगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी चिंता करती है। OBC, SC ST माइनॉरिटी के लिए अलग से जिलों से लेकर ऊपर तक विशेष सेशन करवाकर संगठन की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहीं चिंतन शिविर के मौके पर इंडिया टुडे में चिदंबरम का इंटरव्यू, हम सरकार चला सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं। जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब की गई पार्टी संगठन की उपेक्षा अब विपक्ष में आ गई है कांग्रेस। संगठन मजबूत नहीं करने का परिणाम भुगत रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जीतने के बाद भी सरकार से बाहर हो गई कांग्रेस। राजस्थान में सरकार बनी लेकिन लोकसभा की एक सीट भी नहीं मिली। कांग्रेस को इस समय संगठन मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम।